वेलकम स्टूडेंट्स। भारतीय अर्थव्यवस्था के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय होगा वो यद्यपि कि वो कॉमर्स से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन अर्थव्यवस्था में भी उससे प्रश्न पूछे जाते हैं और अर्थव्यवस्था का भी वो अंग है। अर्थव्यवस्था का अंग इसलिए है क्योंकि हम लोग जो राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी पढ़ा पूर्व के क्लासों में, तो फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत ही मूल्य वर्धित कर आता है, यानी वैल्यू एडेड टैक्स आता है। इसलिए हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के क्लास में इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, यानी मूल्य वर्धित कर, वैल्यू एडेड टैक्स। सबसे पहले देखते हैं कि ये है क्या चीज। तो जो वैट है, यानी जिसको हम लोगों ने मूल्य वर्धित कर हिंदी में लिखा है, ये एक्चुअली में एक बिक्री कर है। ठीक है, बिक्री कर है। और जब बिक्री कर है तो ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है। अब देखिए, बिक्री कर का जहां तक संबंध है तो ये राज्य सूची का विषय है। जो स्टेट लिस्ट संविधान में है, ये उसका विषय है। ये राज्य सूची का विषय है और इस संबंध में जो बिक्री कर के परिवेश में बातें पाई जाती है, वो विभिन्न राज्यों में, जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, विभिन्न राज्यों में विभिन्नता पाई जाती है, डिफरेंसेस पाया जाता है। ठीक है। और इस विभिन्नता का परिणाम ये होता है कि व्यापारिक गतिविधि बाधित होती है, या कह लीजिए कि व्यापारिक जो गतिविधि है वो असमान होता है, अनइक्वल होता है, असमान होता है। और इसके परिणाम स्वरूप राज्यों का असमान विकास होता है, असमान विकास होता है, विकास होता है। ठीक है। एक बात ये कि हम जो मूल्य वर्धित कर को पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले ये देखें कि मूल्य वर्धित कर के आने की या लाने की पृष्ठभूमि क्या है। तो जब इस पर दृष्टि डालते हैं हम लोग, तो पाते हैं कि जो मूल्य वर्धित कर है, वो जो वैल्यू एडेड टैक्स है, ए टाइप ऑफ सेल टैक्स है, बिक्री कर है, जो पूर्व से ही सभी देशों में, भारत में भी प्रचलित है। राज्यों के आय का सबसे बड़ा स्रोत है। जो विभिन्न राज्य हैं, उन राज्यों की जो आमदनी है, वो आमदनी में बिक्री कर, सेल टैक्स जो है, वो एक आय का बहुत बड़ा स्रोत है। और चूंकि यह कर जनता से वसूला जाता है, लेकिन जनता से सरकार नहीं वसूलती है, जनता से दुकानदार वसूलता है, और दुकानदार सरकार के पास जमा करता है। तो इस प्रकार यह एक अप्रत्यक्ष कर है। जो कर सरकार जनता से प्रत्यक्ष रूप से वसूल करे, उसको प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। जैसे इनकम टैक्स, आयकर। और जो कर सरकार जनता से प्रत्यक्ष रूप से वसूल नहीं करके
बल्कि मध्यस्थ के माध्यम से वसूल करता है, तो उसको हम लोग अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो बिक्री कर ऐसा कर है जिसको सरकार दुकानदारों से लेती है, और दुकानदार किससे लेता है? जनता से। तो इस प्रकार यह एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है। आगे की बात इसमें यह है कि हमारे देश में जो इसकी व्यवस्था है वो ये कि ये राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट का है, और सेंट्रल में इसको अगर आप देखिएगा तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में जाना जाता है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। लेकिन बिक्री कर जो पदावली है वो पदावली भारतीय संविधान के राज्य सूची में सन्निहित था, और ऐसी परिस्थिति में हर राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त था कि वो अपने राज्य में जो है बिक्री कर से आय निश्चित करे। अब ऐसी परिस्थिति में भारत में जितने भी राज्य थे उनमें समानता नहीं थी बिक्री कर के परिवेश में। जैसे उदाहरण के लिए कि आप बिहार में रह रहे हैं और अगर आपको मोटरसाइकिल खरीदना है तो तर्क के खातिर मान लीजिए कि यहाँ मोटरसाइकिल पर 20% बिक्री करें, यानी आप 100 रुपया अगर मोटरसाइकिल खरीदने में खर्च करते हैं तो आपको यहाँ 120 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन वहीं झारखंड सरकार ने इस पर 5% बिक्री कर रखा है, यानी वहां अगर आप मोटरसाइकिल खरीदने जाएंगे तो आपको 105 रुपया ही देना पड़ेगा। तो अब चूंकि आपका सीमावर्ती आपका पड़ोसी राज्य है, वो दूरी कम है, तो अगर किसी व्यक्ति को मोटरसाइकिल खरीदना होगा बिहार का तो वो क्या करेगा? झारखंड चल जाएगा, क्योंकि वहां से मोटरसाइकिल खरीदेगा 15% की बचत हो रही है। तो अगर 1 लाख रुपए का उसका मोटरसाइकिल खरीदने में कुल खर्च आ रहा है अभी के समय में, तो आप सोच लीजिए कि उसका 15,000 रुपया बचेगा। तो कोई व्यक्ति अपना 15,000 नहीं बचाना चाहेगा, तो वो क्या करेगा? सुबह में बस से जाएगा वहाँ रांची, और रांची में खरीदेगा, और खरीद करके उसमें कुछ 1,000 रुपये का पेट्रोल भरवाएगा और अपने बिहार में चलाएगा। तो 1,000 रुपया खर्च करने पर उसको 15,000 की बचत होगी। तो कोई भी पब्लिक जो है वो प्रश्रय किसको देगा कि हम झारखंड में अपना मोटरसाइकिल खरीदें? क्यों? क्योंकि दोनों में बिक्री कर की असमानता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि बिहार सरकार को घाटा होगा, क्योंकि उसकी पब्लिक, उसकी जनता जो है उसके क्षेत्र में सामान नहीं खरीद रही है। तो इससे किसको नुकसान होगा? बिहार सरकार को नुकसान होगा। तो एक एग्जाम्पल दे करके हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि जो बिक्री कर था उसमें जो असमानता थी उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तो जो व्यापारिक गतिविधि थी उसमें असमानता उत्पन्न हो गया, और उसके वजह से राज्यों का असमान विकास होने लगा। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों कर हुआ? तो इसका जवाब हम ये देंगे कि जैसे बिहार, तो ये संसाधनों के मामले में झारखंड के तुलना में जो है वो थोड़ा निर्धन है। झारखंड के पास आय के और भी स्रोत हैं। वो अगर अपने बिक्री कर को कम करता है तो उसके दूसरे स्रोत उसकी पूर्ति कर देते हैं। लेकिन बिहार के समक्ष समस्या ये है कि उसका मुख्य आय का स्रोत बिक्री कर ही है, उसके पास कोई अन्य संसाधन नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में वो बिक्री कर को कम नहीं कर सकता है। तो ये एक ऐसा जिच्छ कायम हो जाएगा व्यापारिक गतिविधियों में कि बिहार को हर परिस्थिति में घाटा का सामना करना पड़ेगा, और जो एक निर्धन राज्य था है वो हमेशा निर्धन ही बना रहेगा। तो इससे क्या होगा कि राज्यों का असमान विकास होगा। तो एक टैक्स के वजह से ये परिस्थिति भारत में पैदा हो रही थी कि भारत के सभी राज्य समान रूप से विकास नहीं कर रहे। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए वैल्यू एडेड टैक्स यानी मूल्य वर्धित कर की संकल्पना जो है वो हमारे देश में लाई गई। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब देखिए, ये तो हमने परिवेश बताया, परिस्थिति बताई कि किन परिस्थितियों में यहाँ मूल्य वर्धित कर या वैल्यू एडेड टैक्स लाया गया। अब हम लोग ये देखते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है।
एक्चुअली में वैल्यू एडेड टैक्स होता क्या है, इसको समझ जाइएगा तो बहुत आसानी होगी आपको समझने में। तो देखिए, इसको समझाने से पहले हम एक एग्जाम्पल देते हैं ताकि उसके आधार पर हम इसको समझा दें। देखिए, कोई भी वस्तु है, ठीक है ना, कोई भी वस्तु यानी कमोडिटीज है ना। तो इसके साथ जो चीजें जुड़ी हुई है, क्या होगा कि एक जो है वो इसका कच्चे माल का आपूर्ति करता होगा, है? बिना कच्चे माल का कोई भी चीज नहीं बन सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या होगा इसका कि निर्माता होगा, मैन्युफैक्चरर होगा इसका, यानी इसका निर्माण करना पड़ेगा। और तीसरा होगा कि इसका थोक विक्रेता होगा, मतलब ये जो है वो थोक रूप से निर्माता से खरीदेगा या डायरेक्ट छोड़िए विक्रेता कह लीजिए, ठीक है। तीन ही स्टेज हम लेते हैं ताकि विक्रेता होगा। अब इसको आप ए मान लीजिए, ठीक है, इसको आप बी मान लीजिए और इसको आप सी मान लीजिए, ठीक है। कोई भी वस्तु, कोई भी कमोडिटीज जो होता है उसके साथ तीन चीजें जुड़ी होती है। एक कि उस कमोडिटीज का कच्चा माल का आपूर्ति करता होगा, दूसरा कि उसका निर्माता होगा और तीसरा कि उसका विक्रेता होगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि कच्चे माल का जो आपूर्ति करता है उसने 50 रुपया का जो है वो कच्चा माल बनाया, ठीक है। तो ये जो कच्चा माल बनाया, जैसे स्टील इसका ले लीजिए एक एग्जांपल, क्या ले लीजिए, स्टील एग्जांपल ले लीजिए। तो इसमें दो चीजों को हम लेते हैं। एक 20 रुपया का जो है वो कोयला लेता है, ठीक है, और 20 रुपया का जो है वो लोहा वो लेता है, ठीक है। प्लस 10 रुपया जो है वो लाभ कमाता है। और इस प्रकार से वो स्टील को 50 रुपये में बिक्री करता है। तो 50 रुपया में कौन खरीदेगा, तो जो निर्माता है वो खरीदेगा। तो 50 रुपया में जो है ये खरीदता है और इसके साथ इसमें इसको 100 रुपया एक्सपेंस आता है। किस चीज में, श्रम लगाता है ये और सेवा देता है ये, प्लस इसमें लाभ भी वो कमाया। तो मिला कर करके वो 100 रुपया में जोड़ करके बेचेगा ये। तो यहां क्या हो गया उसका कि यहां से जो उसका माल निकलेगा वो कितना में मिलेगा, 150 में। अब यहां पर जो विक्रेता है वो खरीदा कितना में, 150 रुपया में, ठीक है। और उसके बाद वो भी उसमें लाभ कमाएगा। तो उसने इसमें 30 रुपया जोड़ दिया, कितना, 30 रुपया लाभ। तो अब उस वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 180 रुपया, ठीक है। तो अब आप गौर से देखिए कि इन तीनों स्तर में क्या हो रहा है। तो आप देखिए यहां कि ये जो
पहला स्तर है, यानी ए वाला स्तर है, ठीक है। तो ए वाला स्तर में क्या हुआ कि 50 माइनस 10, यानी इसमें मूलवर्धन कितना होता है? 10 रुपया। क्योंकि आगम उसका कितना है? 40, 20 20 40। यहां पर ये जो है ये 50 रुपया में जो 40 रुपया है, ये क्या है? आगम है। आगम का अर्थात इनपुट, यानी इसने जो है वो इतना पैसा पूंजी लगाया है, उसका इनपुट है, उसका आगम है, और उसके माध्यम से ये 10 रुपया लगा कर करके जो है यहाँ 40, ठीक तो है, 50 माइनस 10, सॉरी 50 माइनस 40 न लिखेंगे, ठीक है, तब ना 10 हुआ। तो ये 10 रुपया मूलवर्धन हुआ उसका, यानी जो 40 रुपये की चीज थी वो बेचा 50 में। इसका मतलब क्या हुआ कि उस 40 रुपये में 10 रुपये की मूल्य की वृद्धि हुई। अब देखिए बी के पास जब आता है निर्माता के पास, तो उसके पास क्या होता है साहब कि 150 रुपया वो बेचता है, लेकिन उसका आगम कितना था? तो उसका आगम था 50। ये उसका क्या हो गया? आगम हो गया, यानी इनपुट हो गया। यानी वो 50 में आइए जो बाकी बचा कितना वृद्धि हो रही है? तो 100 रुपये की वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब देखिए सी के पास जो मामला आता है तो क्या होता है कि इसके पास कुल 180 रुपया में वो बेचता है, लेकिन उसका इनपुट कितना था? 150 रुपया। तो इसको यहां कितना मूलवर्धन हुआ? 30 रुपया। ये इसका आगम है 150 रुपया, यानी इनपुट है ये, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी चीज उपभोक्ता के पास जब पहुंच रहा है तो उसके मूल्यों में वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार से ये जो 10 रुपया प्लस 100 रुपया प्लस 30 रुपया इक्वल टू कितना हो गया? 140 रुपया। यही जो है वो मूलवर्धन है। क्या है? यही इसका मूलवर्धन है। अब देखिए होता क्या था? होता क्या था कि ये चीज जो है 140 रुपया, ये पूरा का पूरा जो है वो किससे वसूल कर लिया जाता था? पब्लिक से। बिक्री कर में क्या होता था कि पूरा का पूरा वसूली किससे होती थी? पब्लिक से। जबकि आय 3 स्तर पर हुआ है, एक स्तर पर नहीं हुआ है। तो अब देखिए समझने वाली बात क्या है कि जो सरकार या राज्य बिक्री कर लगाएगी, वो मान लीजिए कि उसने बिक्री कर जो लगाया वो 6% लगाया। कितना? सॉरी, बिक्री कर लगाया कितना? 6% लगाया कि 6% बिक्री कर लगेगा। तो ये बिक्री कर पूरा का पूरा किसमें लग जाता था? 140 में। जबकि वैल्यू एडेड टैक्स यानी मूल्य वर्धित कर लगेगा तो ये 6% बिक्री कर कैसे लगेगा? तो यहां आप 10 रुपया जो लाभ हुआ तो इसमें जो है प्लस 2% बिक्री कर लगेगा। अब इसमें 100 रुपया जो लाभ हुआ, ठीक है, तो प्लस 2% बिक्री कर लगेगा। अब इसमें 30 रुपया जो लाभ हुआ तो प्लस 2% बिक्री कर लगेगा। अब ये 6% हुआ कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने स्तर पर उत्पादन हो रहा है हर स्तर पे बिक्री हो रही है। तो जब बिक्री कर है तो फिर इसे हर स्तर पर लगना चाहिए।
तो इसी को हम लोग मूल्य वर्धित कर वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से जाना जाता है। इससे फायदा क्या है? तो पहला फायदा यह है कि उपभोक्ता को कम कर देना पड़ेगा। पहले पूरा का पूरा 6% कर किसको देना पड़ता था? उपभोक्ता को। अब ऐसी परिस्थिति में इस उदाहरण के मुताबिक उसको कितना प्रतिशत कर देना पड़ेगा? 2%। और बाकी जो 4% कर है वो पूर्व में जिन लोगों ने खरीदा है वो भी तो एक कंज्यूमर के रूप में खरीदे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उनके द्वारा 2% दिया जाएगा, क्योंकि वो भी लाभ कमा रहे हैं, तो वो भी चीजों का उपभोग कर रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं, इसका मतलब उपभोग कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि सरकार को भी जो है वो सही बिक्री कर की प्राप्ति होगी। अब बिक्री कर की चोरी करना संभव नहीं होगा। संभव क्यों नहीं होगा? कि कोई भी वस्तु अगर कारखाने से निकली तो वहां पर वो टैक्स दे दिया गया उसको, उस पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को जानकारी रहेगी कि अमुक वस्तु इतने क्वांटिटी में मिला है और हमें इतना बिक्री कर जो है वो प्राप्त हुआ है, तो अंतिम जो बिक्री इसकी होगी उससे भी इतना बिक्री कर प्राप्त होना चाहिए। अगर नहीं होगी इसका मतलब है कि सरकार का अमला हरकत में आएगा और उस चोरी किए गए बिक्री कर को पकड़ लेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि जितना बिक्री कर इंपोज किया गया है उतना बिक्री कर वसूल किया जाएगा। तो ये दोहरा लाभ है। एक लाभ तो यह है कि जनता को कम बिक्री कर देना पड़ेगा, और दूसरा लाभ यह है कि सरकार को जो बिक्री कर उसने इंपोज किया है वो पूरी की पूरी उसकी प्राप्ति होगी। तीसरी बात यह होगी कि राज्यों के बीच जो होड़ मचा हुआ था कि हम बिक्री कर कम कर करके अधिक बिक्री कर की वसूली करें, उससे गरीब राज्यों को जो नुकसान हो रहा था वो भी इस कर व्यवस्था से जो है वो उससे उन्मुक्ति मिलेगी ऐसे राज्यों को, और अब उनको बिक्री करके घट जाने का अंदेशा अपने राज्यों में नहीं होगा। तो इस तरीके से बिक्री कर को इंपोज किया गया। अब इसका एक खंड है, इसको पहले उतार लीजिए, उसके बाद इसका दूसरा खंड हम लोग देखते हैं। अब छात्रों आगे हम लोग देखेंगे कि आखिर इसकी उत्पत्ति या विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो उस परिवेश में हम ये कहना चाहते हैं कि जब वैश्विक आधार पे या किसी राष्ट्र के आधार पे व्यापारिक गतिविधि बहुत कम थी, राज्य की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जब अर्थव्यवस्था बहुत ही विकास करने लगा और राज्य की आवश्यकता भी बढ़ने लगी, तो ये कर काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया, यानी बिक्री कर हर देशों के लिए। ऐसी परिस्थिति में हर देश में इसमें बहुत बड़ी अनियमितता आई और उससे जनता को बहुत घाटा होने लगा। कहीं बहुत ज़्यादा कर वसूल किया जाने लगा, कहीं उसकी तुलना में बहुत कम कर वसूल किया जाने लगा। तो इससे वैश्विक असमानता ने जन्म लिया और एक राष्ट्र के अंदर में भी असमानता ने जन्म लिया। तो इन सभी को ख़त्म करने के लिए जो इसकी शुरुआत होती है वैट की या वैल्यू एडेड टैक्स की, वो 20वीं शताब्दी की देन है। तो हम लोग उसी कंटेक्स्ट में कुछ डेटा को देखेंगे कैसे कैसे इसकी शुरुआत हुई। क्लियर? तो इस परिवेश में हम पाते हैं कि जो वैट सिस्टम था इसका जन्म जो हुआ वो 1918 में हुआ। कब? और इसके साथ जो नाम जुड़ा हुआ है F1 सीमेंस, F1 सीमेंस। और इसको और व्यवस्थित जो करता है, यानी ये तो जन्म देता है F1 सीमेंस, इसे एक सिस्टम्स के रूप में जो स्थापित करता है उसका नाम था कार्ल मॉरिस फोर और कार्ल शूप।
मॉरिस फोर्ड और कार्ल शुप। ठीक है। सर्वप्रथम इसे 1918 में ही इसे जर्मनी में अपनाया गया, परंतु ये असफल रहा। ठीक है। उसके बाद 1954 ईस्वी में 1954 में इसे फ्रांस में अपनाया गया और ये सफल रहा। ठीक है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए, प्रेजेंट टाइम में, तो अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देश हैं, तो उसमें से 175 देश में वैट लागू है। ठीक है। अपवाद जो इसका है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका है, यानी यहां ये लागू नहीं है। तो अब देखिए कि इसके प्रचलन के परिवेश में जो चीजें उभर करके सामने आती हैं वो क्या, कि वैट सिस्टम का जो जन्म होता है कंसेप्ट के रूप में, एक थ्योरीज के रूप में, एक विचारधारा के रूप में, वो 1918 ईस्वी में शुरू होता है। कब? 1918 में। और 1900 में जो 18 में शुरू होता है, तो उसका जन्मदाता जो माना जाता है वो कौन? F1 सीमेंस। कौन? F1 सीमेंस। F1 सीमेंस वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट का क्या था? जन्मदाता था। लेकिन ये पूर्ण रूप से सिस्टमाइज नहीं कर पाया था इस सिस्टम को, यानी पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं कर पाया था। इस विचारधारा को व्यवस्थित किया गया मॉरिस फोर्ड और कार्ल शुप के द्वारा। किसके द्वारा? मॉरिस फोर्ड और कार्ल शुप के द्वारा। और ऐसी परिस्थिति में जर्मनी में 1918 में ही इसको जब लागू किया गया तो वहां ये सफल नहीं रहा बल्कि असफल हो गया। पहली बार जो सफलतापूर्वक लागू किया गया वो देश कौन था? फ्रांस। कब लागू किया गया? तो 1954 में। और इस ढंग से जितने भी विकसित देश थे अधिकांश ने इसको अपना लिया। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 जो सदस्य देश हैं, उस 193 सदस्य देशों में अब तक, जिस समय आप पढ़ रहे हैं उस समय तक का डेटा है ये, 175 देश इसको अपना चुके हैं और बाकी देशों ने वैट प्रणाली को नहीं अपनाया। जिन देशों ने नहीं अपनाया उसमें चौंकाने वाला तथ्य है एक ये कि अभी तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने वैट प्रणाली को नहीं अपनाया है। अब आप पूछिए कि सर जब किसी भी राज्य के लिए वैट प्रणाली इतना अनिवार्य है तो अमेरिका जो एक विकसित देश है उसने वैट प्रणाली को क्यों नहीं अपनाया? तो इसका जवाब यह है कि वैट प्रणाली वास्तव में जो विकासशील देश हैं उनके सरकारों के लिए काफ़ी अनिवार्य है, क्योंकि उनके आय का एक महत्वपूर्ण साधन है ये। अमेरिका में बिक्री कर ही सिर्फ सरकार के आय का महत्वपूर्ण साधन नहीं है, उनको जो अन्य स्रोतों से जो आय होती है वो इतनी है कि अगर बिक्री के पर ये ध्यान ना दे तो भी उनको कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से अमेरिका ने अपने यहाँ जो है वो वैट सिस्टम को या वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम को यानी मूल्य वर्धित कर को लागू नहीं किया। बात समझ में आई? अब देखिए कि हम बहुत अंदर जाके आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। हमारा उद्देश्य ये है कि इकोनॉमिक्स में इस पर जो जनरल तौर पे प्रश्न जो पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को दृष्टिगत रख करके आपको बता रहे हैं। ये एक्चुअली में कॉमर्स का विषय है,
इसके तकनीक को, इसके टेक्निक्स को आप उसमें पढ़ेंगे, और कॉमर्स हम लोग को जीएस में नहीं पढ़ना है। तो जहाँ तक पढ़ना है वहाँ तक जीएस में आपको इस क्लास में बताने की कोशिश की जाएगी। क्लियर? अब देखिए आगे के भारत में अगर देखते हैं हम लोग कि कब और कैसे लागू हुआ, ठीक है, अपने देश में, तो इसमें हम पाते हैं कि ये 1 अप्रैल, कब? 1 अप्रैल 2005 ईस्वी को। कब? 2005 ईस्वी को 22 राज्यों और 7 संघ शासित प्रदेश में लागू किया। कितने? 22 राज्य और 7 संघ शासित प्रदेश में लागू किया। संघ शासित प्रदेश में लागू किया, ठीक है। अब दूसरा ये है कि जनवरी 2007 में, जनवरी 2007 में इसे तमिलनाडु और पुडुचेरी में लागू किया गया। कहाँ? तमिलनाडु और पुडुचेरी में लागू किया। उसके बाद 1 अप्रैल 2007 ईस्वी को, 1 अप्रैल 2007 ईस्वी को इसे उत्तर प्रदेश में लागू किया। कहाँ लागू किया गया? उत्तर प्रदेश, ठीक है। एक तथ्य ये भी है कि अंडमान निकोबार एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है या राज्य है जहां वैट लागू नहीं है, जहां वैट लागू नहीं है। क्लियर? तो इस प्रकार वैट लागू करने वाला जो प्रथम राज्य है वो हरियाणा है। सबसे पहले जिसने लागू किया वो कौन, किसने लागू किया? हरियाणा ने। और अंतिम बार माने वैट लागू करने वाला जो अंतिम राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर। ठीक है। तो भारत में वैट लागू करने के परिवेश में जो डेटा आपके पास है, जो बातें आपको जाननी है वो ये कि 1 अप्रैल 2005 ईस्वी को इसे भारत के अधिकांश भागों में यानी 22 राज्य और 7 संघ शासित क्षेत्र में इसे लागू किया गया। जो अन्य डेटा है कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 वर्ष के बाद यानी जनवरी 2007 ईस्वी में लागू किया। 1 अप्रैल 2007 ईस्वी को उत्तर प्रदेश अंतिम राज्य था जिसने इसे एक्सेप्ट किया या अपने यहाँ लागू किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य, केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिलाकर के कहिए, यानी भारत का एक ऐसा भूभाग है जहां वैट लागू नहीं है, क्योंकि वहां शुरू से ही बिक्री कर नहीं लिया जाता था। तो जब बिक्री कर के स्थान पर वैट आया है, वहां बिक्री कर चलता ही नहीं था, तो फिर वैट भी लागू नहीं हुआ। अंतिम 2 तथ्य यह है कि प्रथम राज्य जिसने वैट लागू किया वो हरियाणा था और अंतिम राज्य जिसने वैट लागू किया वो उत्तर प्रदेश था। अंडमान निकोबार तो सामान सस्ता मिलता है। हाँ, जाहिर सी बात है, खत्म नहीं। अब देखिए कि ये तो वैट हम लोगों ने पढ़ा। अब आपसे एक सवाल करते हैं कि आप पूछे कि सर जीएसटी अभी तक आपने नहीं नाम लिया, ठीक है। तो वास्तव में गुड्स, ये जो वैट हम लोग पढ़ रहे हैं यानी मूल्य वर्धित कर, यही इसी का नाम
गुड्स सर्विस एंड टैक्स। सर्विस टैक्स। अगर वीडियो हैं? ठीक है, इसी का नाम गुड्स और सर्विस टैक्स। अब देखिए साहब कि हमने आपको पढ़ाया था कि बिक्री कर राज्य का सूची का विषय है, लेकिन वहाँ पर हमने ये भी बताया कि केंद्र सरकार भी बहुत सारे बिक्री के वस्तुओं पर कर लेती है, जिसको केंद्रीय उत्पाद कर के नाम से, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो वो केंद्र सरकार की आय का एक बहुत बड़ा साधन है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग मूल्य वर्धन का एकीकरण सिर्फ राज्यों के परिवेश में ही नहीं कर सकते हैं। जब केंद्र सरकार भी बिक्री कर के रूप में कुछ कर लगाती है, वसूल करती है, तो फिर राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर करों में, बिक्री कर के करों में समानता स्थापित करनी पड़ेगी। तो इसलिए जीएसटी को यानी वैट को दो रूपों में लागू किया गया, यानी दोनों सरकारों को यह अधिकार दिया गया कि वो इसकी वसूली कर सकता हो। ठीक है, तो उसके लिए सीजीएसटी, क्या सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये जीएसटी के दो संकल्पनाओं भर करके सामने आया। तो जहां तक सीजीएसटी का प्रश्न है, तो क्या हुआ कि इसके अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ये पहला हो गया। दूसरा सेवा कर, सर्विस टैक्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। तीसरा अतिरिक्त सीमा शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क। उसके बाद उपकर और अधिभार, उपकर प्लस अधिभार, ये हो गया। अब जहां तक राज्यों का आया, तो नंबर 1 वैट हो गया, यानी बिक्री कर जो राज्य वसूल करती थी। नंबर 2 केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर, यानी राज्यों में केंद्र का जो बिक्री कर राज्य वसूल करता था वो भी। और उसके बाद प्रवेश शुल्क, यानी किसी दूसरे राज्य से कोई सामान आता था तो प्रवेश शुल्क वसूल करता था। उसके बाद लग्जरी टैक्स, विलासी कर जिसको बोलते हैं, विलास की वस्तुओं पर जो लगता था। उसके बाद लॉटरी कर, लॉटरी पर जो कर लगता था। उसके बाद स्टैंप ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी, मनोरंजन कर, मनोरंजन कर ये सिनेमा हॉल पर लगता था। ठीक है, विद्युत कर, तो कहने का अर्थ यह है कि ये जो मैंने लिखा, तो इस साइड में जो लिखा हुआ है डिफरेंट टाइप का कर, जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर या अतिरिक्त सीमा शुल्क, सीमा शुल्क नहीं, अतिरिक्त सीमा शुल्क, यानी सीमा शुल्क लेने के बाद उस पर भी सेवा कर लगता था, जिसको हम लोग अतिरिक्त सीमा शुल्क बोलते थे। यह सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी उपकर या अधिभार लगाती थी। तो अब ये सीजीएसटी माने सेंट्रल जीएसटी जब वसूल किया जाने लगा, तो ये सारे टैक्स इसी में समाहित हो गए, यानी अब ये टैक्स नहीं लगते हैं। बात समझ में आई? अब इन सभी के स्थान पर
सिर्फ क्या लगेगा, CGST। तो एक प्रशासनिक अमला जो वसूल करता था इसका, उसको भी राहत मिली। जनता को भी 10 जगह पर अब नहीं देना पड़ा, अब उसको एक ही जगह पर देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? इसी ढंग से राज्य सरकार जो ये सब वसूल करती थी, यानी कौन, बिक्री कर यानी वैट, केंद्रीय बिक्री कर, उसके बाद प्रवेश शुल्क, लग्जरी टैक्स, लॉटरी कर, स्टैंप ड्यूटी, मनोरंजन कर, विद्युत कर, और यहाँ भी उपकर और अधिभार वसूल किए जाते थे स्टेट्स में भी। तो ये सब बंद हो गए और इसके स्थान पर सिर्फ SGST की वसूली होती। सर, उपकर, अधिभार और स्टैंप ड्यूटी क्या है? स्टाम्प ड्यूटी कोई भी कागज, सरकारी कागज का इस्तेमाल करते हैं तो वो लीगली तब होगा जब उस पर आप स्टैंप लगाते हैं, ठीक है। और जहाँ तक उपकर और अधिभार का प्रश्न है तो इसको इंग्लिश में सेस और सरचार्ज बोला जाता है, ठीक है। तो ये किसी विशेष सेवा के लिए सरकार के द्वारा वसूल किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके गया में पितृपक्ष लगता है, तो पितृपक्ष का इंतज़ाम जो है स्टेट गवर्नमेंट करती है, उसको संचालित लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस करता है, तो उसके लिए धन चाहिए, पैसा चाहिए। तो जो यात्री आते हैं उन्हीं से वसूल किया जाता है। और रेलवे टिकट पर आप देखिएगा कि 5 रुपया अधिभार लगा दिया, सरचार्ज लगा दिया। जब जितना दिन पितृपक्ष रहेगा उस दिन आप गया काउंटर से कोई भी रेलवे का टिकट खरीदेंगे तो आपको 5 रुपया अतिरिक्त देना पड़ेगा, तो वो सरचार्ज हो गया। जैसे कोई इनकम टैक्स दे रहा है तो एजुकेशन पर सरकार अपलिफ्ट करना चाहती थी, पैसा कम था, तो उस पर 4% का अधिभार लगा दिया। तब इनकम टैक्स जो भी देगा वो जितना देगा उसका 4% उसको अतिरिक्त देना पड़ेगा। अब वो धनराशि कहाँ चली जाएगी, तो शिक्षा विभाग के पास। तो कोई विशेष आवश्यकता की पूर्ति के लिए अधिभार लगाया जाता है, सरचार्ज लगाया जाता है, ठीक है। ये भी एक प्रकार का कर है, लेकिन निर्धारित कर के अतिरिक्त ये होता है कि जितने चीजें हैं वो सब बंद हो जाएंगी। यह बंद हो गई, अब तो लागू हो गया। तो इस ढंग से इस CGST और SGST के अंतर्गत वर्तमान समय में हमारे देश में बिक्री कर व्यवस्था यानी सेल टैक्स सिस्टम्स प्रचलित है। अभी इसमें बहुत सारी कमियां हैं, फुल फ्लेज में स्थापित नहीं हो पाई है, क्योंकि जो मैकेनिज्म है वो उसका संचालन सही ढंग से नहीं हो रहा है, इसमें समय लगेगा। लेकिन जब पूर्ण रूप से ये स्थापित हो जाएगी तो इससे सरकार को भी अच्छी आय होगी, जनता को भी कम कर देना पड़ेगा। और जो कर अपवंचन होता था, कर की चोरी होती थी, जिसके वजह से बीच वाले बिचौलिए बहुत ज़्यादा लाभान्वित होते थे, उनका लाभ घटेगा और लोग में जो मुद्रा का या धन का असमान प्रसार हो रहा था, बहुत सारे लोग अमीर बनते चले जा रहे थे, बहुत सारे लोग गरीब बनते चले जा रहे थे। तो अगर ये वैट प्रणाली, ये GST प्रणाली सही ढंग से लागू हुआ अपने देश में, तो ये सारे दुर्गुण जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दूर हो जाएंगे। हम समझते हैं कि एक कष्टसाध्य विषय को आप समझ गए होंगे। अगले क्लास में मिलेंगे तो किसी दूसरे विषय के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।